हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग न्यूक्लियस को देखा था, है ना। न्यूक्लियस के रिगार्ड बात किया था। न्यूक्लियस इस तरह से बाउंड्री वॉल से अंदर लिपिड सब्सटेंस, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन था ये बाहर की तरफ इस तरह से इवेजिनेट होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया था। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स है, उस क्रोमेटिन फाइबर्स के रिगार्ड बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो इनर वाला पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में अटैचमेंट है न्यूक्लियर लेमिना का। तो इस न्यूक्लियर लेमिना के साथ किसका अटैचमेंट है? ये क्रोमेटिन फाइबर्स का अटैचमेंट है। तो इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स का अटैचमेंट में है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ भागों में गांठ जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, और जहाँ पे सिंपल है यूक्रोमेटिन बोले हैं। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, इस तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स बोले, दो फॉर्म्स में हमें दिखा है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, दोनों को अलग किए थे। यहाँ पे डीपली स्टेन पार्ट है, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये कलर को ज़्यादा गेन करता है ना, स्टेन पार्ट है, और ये अनस्टेन पार्ट है, लाइटली स्टेन पार्ट। दैट मीन्स कलर सही से नहीं हो पाता है, हल्का सा हो पाता है। इसमें गहरी कलर आती है। क्यों आती है? हेट्रोक्रोमेटिन में गहरी कलर आती है, और यूक्रोमेटिन में कम लाइटली स्टेन पार्ट है ना, ये कम यहाँ पे कलर को एक्सेप्ट करता है। डीपली स्टेन पार्ट है हेट्रोक्रोमेटिन, बट यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ डीएनए है। जहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए ज़्यादा होगा वो पार्ट क्या होगा? ज़्यादा एक्टिव होगा। बट यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ डीएनए है, दैट मीन्स लेस एक्टिव होगा। डीएनए कम या फिर नहीं के बराबर है, तो ये कैसा होगा? नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन और नो क्रॉसिंग ओवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी इसमें हेटेरोक्रोमेटिन में। उसके अलावा यहाँ इधर देखेंगे यूक्रोमेटिन में लाइटली स्टेन पार्ट है, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए है। इस पार्ट में मोर अमाउंट ऑफ डीएनए है, और इस पार्ट में कम डीएनए है या फिर नहीं के बराबर है। कम डीएनए तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पे डीएनए ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा होती है। एक्टिविटी किस मामले में? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम लोग देखे थे, डीएनए का एमआरएनए फॉर्म होना, बनना, इसको हम लोग क्या बोलते थे? ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। और एमआरएनए का प्रोटीन बनना, इसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते थे। दूसरा, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए रिप्लिकेशन बोलते थे। और पूरे इस एक्टिविटी को हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते थे। क्या बोलते थे? सेंट्रल डोग्मा बोलते थे। तो हमें याद रखना है, लाइटली स्टेन पार्ट है यूक्रोमेटिन, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए है, मोर अमाउंट ऑफ डीएनए दैट मीन्स मोर एक्टिव। जब डीएनए है तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और क्रॉसिंग ओवर भी होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ देखेंगे। न्यूक्लियस के रिगार्ड हम लोग यहाँ तक बात की है। उसके अलावा जो है ना, फोर्थ पार्ट जो है ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट्स हमारा है हम लोगों ने तीन कंपोनेंट्स को देखा, न्यूक्लियर इन्वेलप को देखा, बाउंड्री वाइज जिसको बुलाता है, अंदर के लिक्विड सब्सटेंस को जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बुलाता है, ये भी देखा। क्रोमेटिन फाइबर्स की भी पूरी बात कर ली। अब हमारा ओनली वन कंपोनेंट्स एलिमेंट्स बचा है फोर्थ में। ये फोर्थ में कौन सा पार्ट है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस फोर्थ कंपोनेंट है ना। तो न्यूक्लियोलस को हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियोलस का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। हिस्ट्री वाला पार्ट है ना। डिस्कवर्ड को इस तरह से मैं लिखा, बाय फाउंटना। दूसरा पॉइंट हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन, नोमेनक्लेचर बाय, नोमेनक्लेचर को एन से, बाय बॉमेंस। साइंटिस्ट का नाम है। ये न्यूक्लियोलस कैसा होता है? स्मॉल होती है, स्फेरिकल होता है, स्मॉल स्फेरिकल, डेंस मेम्ब्रेनलेस बॉडी। कैसा है? डेंस मेम्ब्रेनलेस बॉडी होता है।
कैसा बॉडी है, स्मॉल है, स्फेरिकल है। ये कैसा है, न्यूक्लियोलस स्मॉल है, स्फेरिकल और डेंस मेम्ब्रेन लेस बॉडी, याद रखेंगे मेम्ब्रेन लेस। राइबोसोम्स था, सेंट्रोसोम्स था, अब थर्ड हम लोग न्यूक्लियोलस को भी मेम्ब्रेन लेस बोलेंगे। तो ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन है। जेनेटिकली एसोसिएट विथ पार्टिकुलर साइट ऑफ क्रोमेटिन, जिसको न्यूक्लियर रीजन ऑर्गेनाइजन बोलते हैं, है ना। क्या होता है, जनरली या फिर जेनेरली एसोसिएटेड विथ, generally associated with a particular site of chromatin, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन क्रोमोसोम में उस साइट पे रहता है। ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। एक और कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NOR रीजन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NOR बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। जिस साइट में, इस साइट में एक्चुअली ये न्यूक्लियोलस का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है ना। जनरली एसोसिएट होता है विथ ए पार्टिकुलर साइट ऑफ क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, ये क्रोमेटिन है। इसके एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, दूसरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, NOR रीजन। ये चीजें हम लोग देखते हैं, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे, एक और एक से ज्यादा भी नंबर्स में हो सकता है। ये लिखते हैं मे बी वन और मोर, वन और मोर देन वन, है ना, इन नंबर्स पर न्यूक्लियस, इन नंबर्स पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, इन नंबर्स पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कौन, न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियोलस के रिगार्ड हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये अगर एक होता है ना, एटलीस्ट वन इन ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम भी बोलते हैं। तो एक पॉइंट और देखेंगे इसके बाद, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग देख रहे थे। ये जो एटलीस्ट वन न्यूक्लियोलस होता है, एट लीस्ट वन in each set of chromosome, in each set of chromosome, इस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड जीनोम। क्या बोलते हैं, जीनोम, है ना। चलो एक बात समझो, 2n इसको डिप्लॉइड बोलते हैं, है ना। यही अगर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डिप्लॉइड बोलते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड। ये हेप्लॉइड सेट ही जो है जीनोम कहलाता है, जीनोम कहलाता है ना। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को जीनोम बोलते हैं, है ना। डिप्लॉइड का जस्ट हाफ, जैसे 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन में है, इसका जस्ट हाफ 23 क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। दैट मीन्स हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। न्यूक्लियोलस के रिगार्ड अब हम लोग जो है ना इलेक्ट्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। न्यूक्लियोलस का इलेक्ट्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो किस तरह का नजर आता है।
इस तरह से मेम्ब्रेनलेस बॉडी है, मेम्ब्रेन जैसा दिखाते हैं। ये एक बाउंड्री वॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्चुअली मेम्ब्रेन जैसा दिख रहा है बट ये नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्स क्रोमोनीमा। पार्स क्रोमोनीमा इस तरह से फाइबर्स फॉर्म में इसके अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं पार्स फाइब्रोसा। ये भी स्ट्रक्चर नजर आ रही है। इसके अलावा इसमें ग्राउंड सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म्स में है। इस ग्राउंड सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? पार्स एमोर्फा। इसको क्या बोलते हैं? पार्स अमोर्फा। अब इस स्ट्रक्चर ये फाइब्रस फॉर्म में है, कुछ ग्रैनुलर्स फॉर्म में है, इस तरह से ग्रैनुल्स फॉर्म में। इसको बोलते हैं पार्स ग्रैनुलोसा। पार्स ग्रैनुलोसा इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आई? पार्स क्रोमोनिमा, पार्स फाइब्रोसा, पार्स ग्रैनुलोसा एंड पार्स एमोर्फा। ये 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स है जिससे क्या बना है? न्यूक्लियोलस का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो चारों को 1 बाय 1 देखते हैं। इसे याद रखने के लिए हम लोग को देखना है किस तरह से हम लोग याद रखें चारों कंपोनेंट को। GFICHRO। तो याद रखने के लिए 4 कंपोनेंट्स को जी फिक्रो, एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट, है ना। ये जो इलेक्ट्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस का, इस तरह से 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। एक तो एमोर्फा हो गया, पार्स एमोर्फा, पार्स सबके लिए लगा रहे हैं, है ना। दूसरा ग्रैनुलोसा, तीसरा फाइब्रोसा एंड देन क्रोमोनीमा। ये 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं न्यूक्लियोलस का। 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे। पहला हम लोग पार्स एमोर्फा से स्टार्ट करते हैं, लिक्विड सब्सटेंस से, है ना, ग्राउंड सब्सटेंस से। तो याद रखने के लिए याद रखेंगे अजीफिक्रो, ए से अमोर्फा, जी से ग्रैनुलोसा एंड एफ आई से फाइब्रोसा और CHRO क्रो, CHRO क्रोमोनीमा। ये 4 स्ट्रक्चर इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में इस तरह से 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स है। 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट्स जो हमारे पास है पार्स अमोर्फा। क्या है? पार्स अमोर्फा। पार्स अमोर्फा के रिगार्ड हम लोग बात करते हैं। तो पार्स अमोर्फा एक्चुअली ये क्या करता है? फॉर्म मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाला फॉर्म है, फॉर्म्स मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं ऑफ द न्यूक्लियोलस, ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का यह मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस है ना। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में इस तरह से न्यूक्लियोलस का एग्जिस्टेंस है। पहला कंपोनेंट न्यूक्लियोलस का हम लोग देखें पार्स एमोर्फा, जो अंदर का ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म्स में। एक्चुअली न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे हम लोग 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स में पहला कंपोनेंट एलिमेंट्स को देखते हैं अमोर्फा को, पार्स अमोर्फा। ये एक्चुअली मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस है ना। ये बनाता है फॉर्म्स मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। दूसरा जो कंपोनेंट एलिमेंट्स, अच्छा है, इसका एक और पॉइंट देखते हैं। ये कंपोज्ड बना होता है प्रोटीन का, और ये होमोजेनस फॉर्म्स में होता है ना। कंपोज्ड बाय प्रोटीनेसियस, और ये प्रोटीन हर जगह पे सेम होता है, कंसंट्रेशन हर जगह इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस फॉर्म्स, होमोजेनस फॉर्म में प्रोटीन होता है ना। एमोर्फा, यही तो लिक्विड वाला सब्सटेंस था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? पार्स अमोर्फा। ये एक्चुअली
फॉर्म्स मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। कंपोज्ड क्या है, किसका बना हुआ है, कंपोज्ड बाय प्रोटीनेशियस प्लस होमोजीनियस। हर जगह प्रोटीन का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या फिर होमोजीनियस फॉर्म्स में प्रोटीन होगा, है ना, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा हम लोग देखेंगे पार्स ग्रानुलोसा। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या लिखे थे, जी। अमोर्फा हम लोगों ने कर चुका है ना, ग्रानुलोसा। अभी हम लोग दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट देखेंगे, पार्स ग्रानुलोसा, पार्स ग्रानुलोसा, है ना, अजी। तीसरा क्या था, फाइब्रोसा, एंड चौथा पार्स फाइब्रोसा पार्स क्रोमोनिमा। तो दूसरा हम लोग देखते हैं पार्स ग्रानुलोसा। ये ग्रानुलर इन नेचर होता है, कैसा होता है, ग्रैनुलर इन नेचर। ग्रैनुल समझते हो, छोटा छोटा, है ना, ग्रैनुलर फॉर्म में होता है। ग्रैनुलर इन स्ट्रक्चर या फिर नेचर होता है। और साइज जो होता है ग्रैनुल्स का 150 एंगस्ट्रम टू 200 एंगस्ट्रम तक होता है। ग्रैनुल का साइज कैसा होता है, 150 से 200 एंगस्ट्रम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं कंसिस्ट ऑफ। ये जो बना होता है ग्रैनुलोसा, ये जो बना होता है एक्चुअली प्रोटीन और आरएनए का, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। और दोनों का जो रेशियो होता है, ये होता है रेशियो 3:1 या फिर 2:1, 3:1 या फिर 2:1 के रेशियो में। प्रोटीन अगर 3 है तो आरएनए कितना होगा, 1। प्रोटीन अगर 2 है तो आरएनए कितना होगा, 1, है ना। 2:1 या फिर 3:1 के रेशियो में ये क्या बना होता है, ग्रैनुलोसा। प्रोटीन और आरएनए का रेशियो क्या होता है, आइदर 3:1 और 2:1, इस तरह से होता है। ये जो प्रोटीन एंड आरएनए है ना, ये प्रोटीन और आरएनए ग्रैनुल्स का फॉर्म करता है और राइबोसोमल सब यूनिट का, है ना, राइबोसोमल सब यूनिट का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन एंड आरएनए को, है ना, प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट का प्रीकर्सर, बनाने वाला, है ना। तो किसको बनाने वाला होगा, राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट में 2 पार्ट्स होता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट, इस तरह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट एलिमेंट्स में। दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स न्यूक्लियोलस का था पार्स ग्रानुलोसा, है ना। तो ये सारी बातें पार्स ग्रानुलोसा के लिए की है। अब हम लोग तीसरा जो करेंगे पार्स फाइब्रोसा, है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट एलिमेंट्स न्यूक्लियोलस का हम लोग देखेंगे पार्स फाइब्रोसा, है ना। तीसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स जो है न्यूक्लियोलस का, पार्स फाइब्रोसा। क्या है, पार्स फाइब्रोसा, है ना। फाइब्रोसा किस तरह से स्ट्रक्चर है, फाइबर्स फॉर्म में। इस तरह से हम लोग पहला जो स्ट्रक्चर बनाए थे फाइबरस फॉर्म में था, तो फाइब्रोसा बोले थे, है ना। तो ये किस नेचर का होगा, फाइब्रिलर इन नेचर, फाइबर्स फॉर्म में है तो इसको क्या बोलेंगे, फाइब्रिलर इन नेचर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग फाइब्रोसा के लिए बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, फाइब्रिल्स या फिर कम्प्लेक्स, जो कि ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन करता है। कंसिस्ट ऑफ बना होता है, कंसिस्ट ऑफ क्या, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए जिसको बोलते हैं, है ना, प्रोटीन फाइब्रिल्स या फिर इसको कम्प्लेक्स बोलते हैं। कौन सा कम्प्लेक्स होगा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का फाइब्रिल्स या फिर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स का बना होता है। और ये जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स या फिर कम्प्लेक्स होता है, ये एक्चुअली इस तरह से, ये फाइबर्स फॉर्म में है, ये इस तरह से मुड़ जाता है तो ग्रैनुलोसा का फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोगों ने देखा
सेकेंड कंपोनेंट जो था पार्स ग्रानुलोसा, तो ये फाइब्रोसा क्या करता है, पार्स ग्रानुलोसा ग्रानुलोसा का फॉर्मेशन करता है ना। हाँ गाजी, हाँ वालेकुम सलाम। थोड़ी देर में अभी करते हैं स्टार्ट बेटा, है ना। हाँ 7-8 मिनट में सबको मैसेज डाल दो जल्दी से, 40-45 में आएंगे, ठीक है। ठीक बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो ये इस तरह से फाइब्रिलर इन नेचर होता है, और ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का, है ना, फाइब्रिल्स का, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स या फिर कम्प्लेक्स का बना होता है। और ये जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स या फिर कम्प्लेक्स होता है, ये एक्चुअली प्रीकर्सर ऑफ ग्रैनुल्स होता है। क्या होता है? प्रीकर्सर ऑफ ग्रैनुलोसा, ग्रैनुल्स या फिर ग्रैनुलोसा, ग्रैनुल्स, ये ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से ये दोनों एक साथ मिल जाता है, ग्रैनुल्स का फॉर्मेशन करता है। क्या बोलते हैं? पार्स ग्रैनुलोसा या फिर ग्रैनुल्स, है ना, इस तरह से। थर्ड कंपोनेंट हम लोग देख लिए। लास्ट कंपोनेंट हम लोग देखेंगे पार्स क्रोमोनीमा, पार्स क्रोमोनीमा, है ना। तो थर्ड कंपोनेंट इस तरह से हम लोग देखें। फोर्थ कंपोनेंट जो होगा पार्स क्रोमोनीमा, पार्स क्रोमोनीमा, है ना। फाइनली है लास्ट। ये पार्टिकुलर, है ना, ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो पार्स क्रोमोनीमा है, ये एक्चुअली मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा ना, ये इस तरह से पेरिफेरल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन जैसा। एक्चुअली मेम्ब्रेन है नहीं, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, इस तरह से बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? पार्स क्रोमोनीमा। पार्स क्रोमोनीमा फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फॉर्म्स, फॉर्म्स पेरिफेरल पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस, पेरिफेरल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये पेरिफेरल पार्ट है ना, मेम्ब्रेन जैसा दिखता है। न्यूक्लियोलस का पेरिफेरल पार्ट ये बनाता है, फॉर्म पेरिफेरल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियोलस, है ना। कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल डीएनए, और ये बना होता है, कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल डीएनए। किसका बना होता है बेटा? राइबोसोमल डीएनए का ये बना होता है, ठीक है। डीएनए हमें पता है जेनेटिक मटेरियल्स है, और ये सारा जेनेटिक मटेरियल्स का बना होता है। कौन? जो पेरिफेरल पार्ट है, पार्स क्रोमोनीमा जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरह से हमारा फाइनल न्यूक्लियस का 4 कंपोनेंट हम लोग देख लिए। पहला कंपोनेंट था न्यूक्लियर इन्वेलप, बाउंड्री वॉल, 2 मेम्ब्रेन था, आउटर इनर, है ना। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंस था न्यूक्लियस के अंदर, वो ग्राउंड सब्सटेंस को देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म को। तीसरा जो था क्रोमेटिन फाइबर्स, ये क्रोमेटिन फाइबर्स में 2 फॉर्म्स देखा, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। फाइनली हम लोग लास्ट में फोर्थ कंपोनेंट क्या देखा? न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस ये कंपोनेंट एलिमेंट्स हो गया। ये न्यूक्लियोलस हमें, है ना, न्यूक्लियोलस में इस तरह से स्ट्रक्चर को देखा, सारे स्ट्रक्चर का, है ना, रोल देखा। अब फाइनली हम लोग पूरे न्यूक्लियस का फंक्शन देखेंगे, है ना, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारा मैं अब मिटा रहा हूँ। अब फाइनली न्यूक्लियस का क्या देखेंगे? फंक्शन देखेंगे, पूरे बॉडी सेल्स को, पूरे सेल्स को कैसे कैसे कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ देखेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियोलस है उसका फंक्शन देखेंगे। न्यूक्लियोलस का फंक्शन, है ना। पहला फंक्शन देखेंगे, ये एक्चुअली क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, है ना। और दूसरा जो फंक्शन हम लोग देखेंगे, स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन, है
आरएनए और प्रोटीन, ये दोनों स्टोर करता है। तीसरा जो होगा साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। ये सारी चीजें राइबोसोमल सब यूनिट में हम लोग इस तरह से राइबोसोमल सब यूनिट में स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, ये सारा बनेगा कहाँ पे, सिंथेसिस कहाँ पे होगा, ये न्यूक्लियस में होगा। न्यूक्लियस एक्चुअली राइबोसोमल आरएनए को स्टोर करता है, दूसरा राइबोसोमल प्रोटीन को स्टोर करता है। राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, सब यूनिट राइबोसोम्स का होता है ना। कंपोजिशन जो होती है, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आरएनए होता है, और जो इस तरह से बाउंड्री वाल मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली क्या होता है प्रोटीन बनता होता है, ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है, और अंदर ये दूसरा क्या होता है आरएनए का होता है ना। प्रोटीन और आरएनए का क्या होता है बना होता है राइबोसोम। राइबोसोम का दो सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। ये साइड कौन सा है, न्यूक्लियोलस। दैट मीन्स न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके